या सिद्धांत, जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तो उस बात की पड़ताल करने की कल्प क्रिया जो है, वो दर्शन है। जो भी आप अनुभव करते हैं, जिसके माध्यम से आपको किसी बात की जानकारी होती है, वो क्या है? दर्शन है। दर्शन आपको देखने का एक नजरिया प्रदान करता है, एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है? एक ग्लास पानी है, आधा भरा है, आधा खाली है। दोनों ही बातें सही होंगी, लेकिन क्या है, जो ऑप्टिमिस्ट होगा, जो आशावादी होगा, उसके लिए क्या है, वो ग्लास आधा भरा हुआ है। जो व्यक्ति निराशावादी है, उसके लिए वो ग्लास आधा खाली है। ठीक है? अर्थात दर्शन आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है? अच्छा, कितने लोग टीवी देखते हैं? दार्शनिक आधार पर कितने लोग टेलीविजन देखते हैं? यदि जो दिखाया जा रहा है और आप भी वही देखते हैं, तो वो दार्शनिक आधार पर दृष्टिकोण या दर्शन नहीं है। मैं आपको जो दिखा रहा हूं और आप वही देख रहे हैं, तो यह तो मेरी वास्तविकता और आपका भ्रम है। दार्शनिक आधार पे तो तब किसी चीज को आप देखते हैं ना, जब आपके देखने का तरीका जो है आपके अनुसार हो, आपकी अपनी बात हो, आपका अपना नजरिया हो किसी चीज को देखने का। ठीक है? तो दार्शनिक विचारों के सिद्धांतों की पड़ताल करता है और उस पर चर्चा करता है। और ये क्या है? दार्शनिक प्रश्नों से जुड़ा होता है। दार्शनिक प्रश्न कैसे? जैसे मैं कहूं कि सत्य क्या है, ये एक दार्शनिक प्रश्न है। जिस किसी बात का सीधा स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता। सत्य क्या है, इसका क्या सीधा जवाब दे सकते हैं आप? सुख क्या है? इन चीजों का सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता। हमेशा इनको किसी न किसी माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है? तो ये जो अनुभूति है या समझाने का जो माध्यम होगा, ये क्या है? ये दर्शन है। क्लियर है? सुख एक भ्रम है। परमात्मा में ध्यान लगाना सुख है। कैसे पता? मेरा ध्यान परमात्मा में नहीं लगता है, क्या मैं सुखी नहीं हूं? ईश्वर की प्राप्ति का अलग अलग माध्यम हो सकता है। ठीक है? हर किसी का जो तरीका हो सकता है वो अलग हो सकता है। तो ये जो अलग अलग तरीका है, वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सुख की परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। वो अनुभूति, ठीक है, वो अनुभूति, वो अनुभव जो है, वही क्या है, दर्शन के का नजरिया है, जिसके माध्यम से आप किसी चीज को समझते हैं। जैसे एक आपने आपके घर में आपने एक कुत्ता पाल रखा है। आप जैसे ही आते हैं वो आपसे आकर के चिपकने लगता है। यह उसका प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है। उसको नहीं पता कि प्रेम क्या होता है। उसका जो आपके साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव को वो प्रदर्शित करने का तरीका है। और उस तरीके के माध्यम से आप क्या करते हैं? उसके प्रेम का अनुभव करते हैं। ठीक है? तो जिन चीजों का दृष्टिकोण अर्थात देखने का तरीका आपके ज्ञान और आपके नजरिए पर निर्भर करता है, ठीक है, वही क्या है? दार्शनिक माध्यम है, दर्शन है। कोई दिक्कत? तो दार्शनिक निबंध क्यों पूछे जाते हैं? तो दर्शन आपको विचार करने की क्षमता देता है।
जो व्यक्ति जितना वैचारिक होगा, जितना अधिक उसमें विचार करने की क्षमता होगी, जितना अधिक सोचने की क्षमता होगी, व्यक्ति उतना अच्छा दार्शनिक निबंध लिख पाएगा। कहिएगा कैसे? कैसे लिख पाएंगे? तो एक स्पष्ट और सुसंगत तर्क प्रस्तुत करना, क्योंकि दर्शन और चिंतन में अंतर। दर्शन देखने का नजरिया है, चिंतन किसी भी पहलू पर आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? जैसे सत्य सत्य ही परम धर्म है, ये दर्शन है। आपने मान लिया कि यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठा से कार्य करता है तो वो क्या है, सर्वोत्तम धर्म का जो आवश्यकता है उसका पालन कर रहा है। लेकिन चिंतन क्या है कि उसके लाभ और हानि, जो उसका सही और गलत के बीच का अंतर है, उस अंतर को समझना चिंतन है। मूल्यांकन जब आप करते हैं तब आप चिंतन कर रहे होते हैं। ठीक है? तो दर्शन में आप क्या करते हैं, तर्क के आधार पर अपने नजरिए को स्पष्ट करते हैं। ठीक है? तो दार्शनिक निबंध के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, एक स्पष्ट और सुसंगत तर्क प्रस्तुत करना। ठीक है? जो प्रासंगिक साक्ष्य और तर्क द्वारा समर्थित हो, अर्थात उससे जुड़ा हुआ जो सबूत आप देंगे वो क्या हो, प्रासंगिक हो, जो स्पष्टता से उस बात का उल्लेख करता हो। जैसे सत्य की सदा जय होती है। अब इसमें आप उदाहरण किसका देंगे? या सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब इसका उदाहरण आप क्या देंगे कि पांडव आजीवन तो परेशान ही रहे, लेकिन क्या पराजय उनकी हुई? नहीं हुई। तो दार्शनिक थिंकिंग में आप हमेशा क्या करते हैं, साक्ष्यों के माध्यम से अपनी बात को स्थापित करते हैं। और दर्शन हमेशा किससे जुड़ा होता है? जीवन से। अर्थात दार्शनिक निबंध का जो कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आप अपने जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं। और जैसे ही अपने जीवन से जोड़ेंगे, अपने जीवन से जोड़ करके देखने का जो दृष्टिकोण होगा, वही दार्शनिक निबंध को स्थापित करने, लिखने में आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है? इस निबंध को लिखेंगे कैसे, क्या लिखते हैं इसमें? तो दार्शनिक निबंध की बात जब भी आएगी तो दृष्टिकोण की बात होगी। उसमें लिखेंगे क्या, किसी विशेष विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौन करता है? लेखक। आप जो लिखेंगे, आप किसी विशेष विषय पर एक अलग दृष्टिकोण, जब तक अलग अलगाव नहीं होगा तब तक वो दृष्टिकोण नहीं हो सकता। अब अलग दृष्टिकोण क्या होगा? दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में अलग दृष्टिकोण। जैसे आपने सुकरात के बारे में सुना। सुकरात क्या कहते थे कि वही व्यक्ति गलत करता है जो अज्ञानी है। सुकरात का मानना था ना कि व्यक्ति यदि अनैतिक कार्य करता है, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि जो वह कार्य नैतिक है या अनैतिक है। अज्ञानता को वो कारण मानते थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब आप व्हाइट कॉलर क्राइम को देखते हैं, सफेद पोश लोग, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कौन लोग करते हैं? क्या अज्ञानी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? क्या उनको ये पता नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या सजा दी जा सकती है उनको? सारी जानकारी होने के बाद वो लोग करते हैं। ठीक है? तो सारी जानकारी के बाद जब अपराध किया जाता है, तो यहां पे सुकरात का जो कथन था कि गलती तभी करता है व्यक्ति जब वो अज्ञानी होता है, तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया, गलत हो गया। तो एक अलग दृष्टिकोण पेश हुआ ना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जिसने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति भी कई बार लोभ लालच के बस में आकर के
क्या करता है? गलती करता है। अर्थात अज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अज्ञानी कब है? जब आपको पता नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। और जब आपको पता है कि आप जो करने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, उसके बावजूद आप करते हैं, तो आप अज्ञानी नहीं कहे जा सकते। सुकरात कौन थे? सुकरात एक दार्शनिक थे, ठीक है? यूरोपीय दार्शनिक थे, ठीक है? जिनके दर्शन को हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि काला धन जो होता है, जिस पैसे को आप अर्जित करते हैं और जिस पर टैक्स नहीं भरा गया है, वो पैसा होता है काला धन। और उस काले धन को आप क्या करते हैं कि साफ करके, रोटेट करके नए सिरे से अपने पास ले आते हैं, ठीक है? सफेद पैसे के रूप में। तो ये जो रोटेशन है, उसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, ठीक है? पता होने के बाद भी यदि गुनाह करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपराधी कहते हैं। अज्ञानी तो कतई नहीं कह सकते, तो अपराधी ही कहेंगे। क्योंकि अपराधी कौन होता है? जो अपराध के सभी पहलू को जानते हुए भी अपराध करता है। जैसे हत्या क्या है? एक व्यक्ति समाज में रह रहा है और समाज में जीते हुए वो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है, किसी को मार देता है। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? पहला व्यक्ति जिसने मार दिया है वो क्या कहलाएगा? हत्यारा कहलाएगा। इसके अपवाद क्या है कि किस-किस स्थिति में उसे हत्यारा नहीं कहा जाएगा? जब उसने ये हत्या अपनी आत्मरक्षा में की हो, क्योंकि आत्मरक्षा सभी व्यक्ति का अपना हक, अधिकार है। तो आत्मरक्षा में यदि उसने हत्या की, तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। और क्या? यदि किसी दिए गए दायित्व की पूर्ति में, जो दायित्व विधि द्वारा या नैतिक रूप से स्वीकार्य है, जैसे पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं और वहां मुठभेड़ में वो किसी की हत्या कर देते हैं, तो ये उनका ऑफिशियल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो उसमें यदि किसी की हत्या हो जाती है, तो वो मर्डर नहीं कहलाएंगे। एक सेना का जवान जब बॉर्डर पर देश की रक्षा में किसी की जान ले लेता है, तो वो हत्यारा नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो अर्थात हत्या की भी परिभाषा अलग-अलग स्थान पर बदल जाती है। तो यही दृष्टिकोण है, जो अलग तरीके से किसी बात को देखने की हमें क्या देता है? नज़रिया देता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो नैतिक दर्शन है और तर्कों के साथ जुड़ते हैं, तो आप यदि मानिए कि मैं आपसे कहूं कि अनैतिक कार्य वही करते हैं, यदि सुकरात का स्टेटमेंट आपको दे दूं कि अनैतिक कार्य वही करते हैं जो अज्ञानी होते हैं, इस बात पर आपको निबंध लिखना है। तो आप पहले नैतिकता के साथ अज्ञानी लोग क्या करते हैं? तो चूंकि उनको जानकारी नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उस सही गलत के बीच के अंतर को ही तो नैतिकता कहते हैं। तो जब अंतर ही नहीं पता है, तो उनके द्वारा किया गया कृत्य क्या होगा? अज्ञानता का कृत्य होगा। जैसे आप देखते हैं कि वर्तमान में भी कानून में क्या कहा गया है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे से यदि कोई हत्या हो जाती है या कोई अपराध हो जाती है, तो उसे सजा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 7 साल से कम उम्र का बच्चा इस बात की समझ नहीं रखता है कि उसके द्वारा किए गए कृत्य का परिणाम क्या हो सकता है। वो अज्ञानी है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, मानसिक बीमारी से ग्रसित है और उसमें यदि कोई वो अपराध करता है, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। उसके लिए क्या प्रावधान है? उसको मेंटल असाइलम में रखा जाता है, जहां उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है।
7 साल का बच्चा मर्डर कर देगा तो भी उसको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है? तो अर्थात कि वह व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम नहीं है, तो उसका उपचार कराया जाता है। सर जी, आर्टिकल 21 में खुद की रक्षा करना, आर्टिकल 21 में खुद की रक्षा की बात कहाँ की गई है? आत्मरक्षा तो सामान्यतः ही आपका अधिकार है। आर्टिकल 21 बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन का अधिकार है। और यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपका जो अस्तित्व है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आत्मरक्षा आपका स्वतः ही एक अधिकार बना हुआ है। ये प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य कि इस बात में तो स्पष्टता आ गई कि अज्ञानता में कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सुकरात की बात यहां तक तो सही है, लेकिन इसका फिर प्रतिवाद भी तो कुछ होगा, उल्टा भी तो है कि हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, उसके बाद आप देखते हैं कि मानव तस्करी, नशेखोरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीली दवाओं की तस्करी, ये सब किनके द्वारा किया जाता है? ये सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये कैसे करते हैं? ताकि कानून की नजरों से बच करके काम कर सके। अर्थात ये पूरे प्रीमेडिटेटिव तरीके से पहले से एक दिमाग में जो प्लान है, उस प्लान के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्या ये अज्ञानी व्यक्ति का अपराध कहा जा सकता है? तो यहां पे सुकरात की बात क्या हो गई? गलत साबित हो गई। तो सही और गलत दोनों ही दृष्टिकोण को आपको क्या करते हैं? दर्शन का उत्तर और अपने तर्क के साथ जोड़ करके स्थापित करते हैं। और आप स्वयं का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करते हैं। आपका क्या नजरिया है उस स्टेटमेंट पर? तो निष्कर्ष में क्या करेंगे? आप वही बात बताएंगे ना कि आपका क्या मानना है। तो यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि जिस समय सुकरात ने ये बात कही थी, उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए भले ही यह बात पूरी तरह तर्कसंगत हो, ठीक है, उचित हो, लेकिन वर्तमान सामाजिक स्थिति में इस बात को 100% सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि इस बात की स्पष्टता और स्थापित कुछ परिणाम हमारे सामने हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता में 7 साल से कम उम्र के बच्चे को सजा देने का प्रावधान नहीं है। जैसे आत्मरक्षा में कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यदि हत्या करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है? क्योंकि वहां पर उद्देश्य समाहित होता है। आज जितने क्राइम हो रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी व्यक्ति को गुमराह करके, मानिए कि किसी की हत्या करने के लिए आपको मेंटली क्या किया गया? मेंटली रिफर्बिश कर दिया गया। जैसे होता है ना कि मतलब बार-बार एक ही आवाज सुना दिया जाए, हिप्नोटाइज करके यदि किसी से अपराध करा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। गुमराह करने का मतलब होता है उसको सही मार्ग से भटका देना। ठीक है? टेररिस्ट भी कुछ एजुकेटेड होते हैं। टेररिस्ट जो लीडर्स होते हैं मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उन्हें मैनिपुलेट करने की क्षमता ही नहीं होगी। वो ब्रेन वॉश कैसे करेंगे दूसरे का? मैं तो आपको बताया ना कि ओसामा बिन लादेन भी क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक है? तो निबंध में आप क्या करते हैं? प्रमुख अवधारणाओं की परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। विभिन्न विचार प्रयोगों का निर्माण करते हैं। आप कैसे उसको समझ रहे हैं, किस प्रकार से आपका उसके प्रति नजरिया स्थापित हो रहा है, इसका प्रयोग करते हैं, इसको यूज करते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट की खोज करते हैं। जैसे प्रतिवाद हमने क्या दिया?
प्रतिवाद हमने दिया कि आज के जो क्राइम है, जिसको सफेदपोश अपराध कहते हैं, ये तो समाज के कुलीन वर्ग के लोग करते हैं। जो समृद्ध हैं वो करते हैं। टैक्स चोरी कौन करता है? गरीब को तो टैक्स लगता ही नहीं है क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है उतनी। टैक्स चोरी कौन करता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा है। उसको लगता है कि मेरी सारी आय तो टैक्स में चली जाएगी, तो उसके लिए वो क्या करता है? उस आय को दिखाता ही नहीं है, शो ही नहीं करता। तो यही तो काला धन है। तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है? पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा। और संभावित निहितार्थ और परिणाम पर विचार कीजिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव पर विचार कीजिए। और इस प्रकार आप क्या करते हैं? सर तो क्या सर हम ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर कर सकते हैं? इट्स ए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ज्ञानी होकर के ही तो अज्ञान को दूर किया जाता है। ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी कौन सा व्यक्ति कहा जाएगा? जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कृत्य के परिणामों से परिचित हो। आप जो कर रहे हैं, आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वही व्यक्ति ज्ञानी होगा ना। एक बच्चे को नहीं पता है कि वो जो कर रहा है, उससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो वो अज्ञानी है। आपको पता है कि यदि मानिए कि मैं यहाँ से पेन खींच करके और फेंक करके मारूँ, तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, आँख पे यदि लग सकता है, तो आपकी आँख आप जो है सो आपका आँख खराब हो सकता है, आँख फूट सकती है, ठीक है? और उसके बावजूद यदि मैं फेंक करके मारता हूँ, तो ये तो सोची-समझी बात होगी ना क्योंकि मुझे पता है, एक ज्ञानी व्यक्ति का अपराध होगा ये, ठीक है? साइबर क्राइम एजुकेटेड लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ज्ञान अनुभव से आता है या बुद्धि से या उसके एज के साथ आ जाता है या फिर एजुकेशन से? ज्ञान अनुभव से भी आता है, ज्ञान शिक्षा से भी आता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे आपका अनुभव भी बढ़ता है। तो आप जिस परिवेश में जैसे मानिए कि कोई ट्राइब है, ठीक है? एक जनजाति का कोई व्यक्ति है, जो जंगल में ही उसका जन्म हुआ, उस वो बड़ा हुआ। तो उसका जो ज्ञान होगा, वो अपने परिवेश के अनुसार बढ़ेगा, अनुभव के साथ उसमें ज्ञान आएगा। लेकिन यदि वही उसी व्यक्ति को इस समाज में ले आया जाए, हमारे आपके बीच ले आया जाए, तो इस समाज के लिए वो क्या होगा? अज्ञानी होगा। भले ही उसने एक जीवन जी रखी है, भले ही उसको अपने जीवन का अनुभव है, लेकिन वो हमारे समाज के लिए क्या होगा? अज्ञानी होगा। उसी प्रकार से जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसकी शिक्षा मानिए कि हिंदी माध्यम के स्कूल में हुई है, सामान्य शिक्षा हुई है, कोई भी टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं है। उसकी बौद्धिक अवस्था इतनी नहीं बेहतर हुई है कि वो किसी बात के सभी पहलुओं पर विचार कर सके। तो जहां तक उसके विचार करने की संभावना नहीं है, तो अगर उसके परे जाकर के कोई कार्य वो करता है, तो वो भी अज्ञानी का कार्य होगा, भले ही उसने सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रखी है। क्योंकि जहां प्रभाव और परिणाम को जानते हुए आप कोई कृत्य करते हैं, तो आप क्या करते हैं? गलत करते हैं। ठीक है? अपराध के पीछे का कारण इच्छा का पूरा न होना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इच्छा का पूरा न होना कोई तार्किक कारण नहीं है आपको अपराधी बनने का। ये तो बात है नहीं कि मैं चलो आईएएस नहीं बना तो अब क्या करता हूँ कि क्रिमिनल बन जाता हूँ। तो ये कोई बड़ी ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है? चलिए। तो बात आती है कि दार्शनिक निबंधों की संरचना कैसी होनी चाहिए? कैसे लिखेंगे? तो सबसे शुरुआत जो करते हैं सामान्यतः वो उसके अर्थ से करते हैं, अर्थ या भाव से करते हैं, ठीक है? या उसके संदर्भ में यदि कोई मुहावरा, लोकोक्ति कुछ आपके सामने है, तो उससे शुरुआत करते हैं।
मुहावरा, लोकोक्ति, कविता, उससे उसकी शुरुआत आप करते हैं। न्याय न मिल पाना यह अपराधी बनने का कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन न्याय के लिए पूरा प्रयत्न किए बिना ही आपने अगर हथियार उठा लिया, तो इसे जस्टिफाइड कारण, एक तो पहली बात कि अपराध कभी जो कानूनी, यदि हत्या अपराध है तो वो अपराध है। हम यहाँ पे आप और जो हम बात कर रहे हैं ज्ञान के प्रभाव के, ये नैतिक कारण है। नैतिकता के मानदंड पे उस व्यक्ति को गलत कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। कानून की बात से स्पष्ट होती है। कानून में हत्या करने वाला हत्यारा है, यदि वह उठ के अपवादों में शामिल नहीं है तो। ठीक है? मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय नहीं मिल रहा उसके लिए आपने प्रयास क्या किया न्याय पाने के लिए? ये सीधा अपने मन से मान लेना कि मुझे न्याय नहीं मिला, बिना प्रयास के, और फिर आप यदि अपराधी बन जाएं, तो यह तो न नैतिक रूप से सही हो सकता है, न दार्शनिक रूप से सही हो सकता है, और न ही कानूनी रूप से सही हो सकता है। ठीक है? तो जो दार्शनिक निबंध की संरचना है, उसमें आप क्या करते हैं कि जो प्रशिक्षक या शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताएं या दिशा निर्देश है, उससे अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई संस्थागत कोई गाइडेंस नहीं है कि कैसे लिखना है। यहाँ पर आपके विचारों की बात हो गई है, तो यहाँ पे कोई तरीका या नियम नहीं बताया गया है। स्कूल में आपको स्ट्रक्चर एक बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? अर्थ, मुहावरे, भाव, लोकोक्ति, कहानी, कविता, किसी भी माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सत्य की बात करेंगे तो कह सकते हैं ना कि सत्य पराजित हो सकता है, सॉरी, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। इसी का अर्थ आप स्पष्ट करते हुए लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो पहली बात क्या करनी है? कुछ सामान्य तरीके हैं जिनका आपको उपयोग करना है। पहला, परिचय। परिचय आकर्षक शुरुआती वाक्य या हुक होना चाहिए, जिससे व्यक्ति जुड़ सके। जैसे कविता सबसे आसान माध्यम होता है जोड़ने का, या फिर किसी कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं जो आपके टॉपिक को क्या करे, बहुत हद तक जोड़ ले, बांध ले। जैसे पुरानी फिल्में जब आप देखते थे, तो पुरानी फिल्मों में क्या किया जाता था? एक पहले कास्टिंग आती थी मूवी की, उसमें पूरा प्लॉट बताया जाता था कि पूरी मूवी में आगे क्या होना है। नहीं कुछ होता था तो दो बच्चे गुम हो जाते थे किसी माँ के, और उसके बाद फिर मूवी शुरू होती थी और लास्ट में जाकर के दोनों बच्चे मिल जाते थे। तो एक प्लॉट जो तैयार करते हैं, हमेशा शुरुआती जो प्लॉट होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए, और उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए ताकि व्यक्ति क्या करे, उससे जुड़ जाए, उसको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हो। वो थ्री इडियट मूवी में है ना कि क्या, वापस क्यों आए हो, तो नॉन जैकेटेड, जैकेटेड, और ये सब जो किताब वाली पूरी कहानी कहता है, तो ऐसे सीधे सीधे नहीं बोल सकते क्या लेने आए हो, तो किताब लेने आए हैं। तो कहना क्या चाहते हो वाली स्थिति ना हो, क्योंकि आपको जो भी बताना है वो स्पष्ट बताना है। राव साहब, कोर्ट में, न्याय में देखिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है जो, और जो इंस्टीट्यूशनल लाइफ होता है, दोनों अलग होता है। अदालत में एक ही किताब पढ़ के दोनों पक्ष के वकील जो है सो कानून में एक दूसरे के लिए के खिलाफ लड़ रहे होते हैं।
तो हमें यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक है? किसी भी स्थिति में अपराध आपके लिए कानूनी रूप से जस्टिफाइड नहीं हो सकता, जब तक कि वह कानून द्वारा स्वीकृत प्रक्रियाओं में नहीं आता है, ठीक है? पहली बात को ध्यान में रख लीजिए। उसके पीछे कितना भी बेहतर आप तर्क दे दीजिए, आपके क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, कानूनी तौर पे। नैतिक तौर पे जस्टिफाई करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता सही और गलत की पहचान और उसके कारकों पर निर्भर करती है। ये आप नीति शास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है? रही बात यहाँ पर कि कोर्ट में क्या होता है, बाहर क्या होता है, तो आपको इसके लिए कानूनी स्थिति को समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 14 में आपसे कहा गया है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में समान अपराध करता है, उसको समान दंड दिया जाएगा। अर्थात यदि आपके पास खाने को रोटी नहीं है, आपने जुटाने का प्रयास किया, मांगने का प्रयास किया और किसी ने मदद नहीं की, तब आपने रोटी चुराई। और एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, केवल किसी को परेशान करने के लिए रोटी चुराई, तो चोरी तो की सजा दोनों को मिलेगी, लेकिन जिसने परेशान करने के लिए चुराई है, उसको अधिक सजा मिलेगी, जिसने मजबूरी में चुराई है, उसको कम सजा मिलेगी, क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां अलग-अलग है। लेकिन चोरी चोरी है, इसलिए मिनिमम सजा तो दोनों को मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब वापस हम लोग दर्शन पर आ जाते हैं। उदाहरण को कहानियों में घसीटने का प्रयास न करें। ठीक है? विषय और इसकी प्रासंगिकता पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करें। अब जैसे पृष्ठभूमि क्या होगी कि निबंध का कहने का तात्पर्य वो है ना, कहना क्या चाहते हो। अर्थात क्या करेंगे, उसका अर्थ स्पष्ट करना अनिवार्य है, अर्थ स्पष्ट करना। क्योंकि जब अर्थ पता चलेगा, तभी तो उस अर्थ के परिदृश्य में, उस अर्थ के कंटेक्स्ट में आप बात करना शुरू करेंगे। आपके पास कुछ न कुछ उदाहरण होंगे, कुछ बिंदु होंगे, तो उस परिप्रेक्ष्य को बताना अनिवार्य है, जिस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं, दार्शनिक निबंध के टाइटल को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? स्पष्ट रूप से अपनी थीसिस या मुख्य तर्क बताएं। थीसिस क्या था? निबंध का केंद्रीय बिंदु। जैसे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तो यहाँ पे केंद्रीय बिंदु में क्या रहेगा, हमारा सत्य रहेगा। अर्थात जो कुछ भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी, उसमें सत्य की पराकाष्ठा सबसे आवश्यक है। सत्य के संदर्भ में ही हम बात करेंगे। सत्य कैसे परेशान हो सकता है, सत्य कैसे पराजित हो सकता है, क्या सत्य पराजित हो सकता है, और इन सभी का उदाहरण देते हुए हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो परिचय में अर्थ को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे एक शुरुआत उप विषयों की भी करनी है, जिसे आप पूरे मुख्य भाग में, जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न उठा लीजिए। जैसे यदि आपने सुकरात के बारे में सुना होगा, तो सुकरात और अरस्तु, या सुकरात और प्लूटो, प्लूटो और अरस्तु, इनके बाद में इनके आपस में जितने भी नैतिक विचार रहे हैं, वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही स्पष्ट हुए हैं। प्रासंगिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है रेलिवेंस, जरूरत, क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है।